नमस्ते साथियों, मैं राजेंद्र सिंह, रेल मजदूर यूनियन का नेशनल सेक्रेटरी हूँ। साथियों, आज का दिन 1 मई है और इस 1 मई के दिन मैं उन महान मजदूरों को याद करना चाहता हूँ जो देश की उन्नति में उनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसान और मजदूर जिस देश में ना हो उस देश का विकास नहीं हो सकता। साथियों, मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है? हमें इसे सोचना है कि आखिर मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि 1884 में अमेरिका और कनाडा के यूनियन संगठनों ने यह तय किया कि आज से मजदूर केवल 8 घंटा ड्यूटी करेंगे। इस बात को लेकर 1886 में इंटरनेशनल मजदूर पार्टी ने एक आंदोलन निकाला जो अमेरिका के एक सिटी में यह आंदोलन जारी किया गया। उस आंदोलन के दौरान पुलिस के हिंसक व्यवहार के वजह से लगभग 100 मजदूरों की हत्या हो गई। उस शोक में 1 जुलाई 1879 को यूरोप के मजदूर लेबर पार्टी ने यह ऐलान किया कि 1 मई को पूरे वर्ल्ड में मजदूर दिवस मनाया जाएगा और 1 मई को पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में मजदूरों के इस मान सम्मान में एक दिन का छुट्टी दिया जाए। साथियों, पूरे वर्ल्ड में 1 मई 1890 को पहला मजदूर दिवस मनाया गया। 34 साल बाद भारत में मद्रास के चेन्नई में 1 मई 1923 को मजदूर दिवस के रूप में पहला बार मनाना जाना शुरू किया गया, जो आज तक चली आ रही है। ये दिवस मजदूरों के मान सम्मान में एक बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाती है। मैं मजदूर हूँ, मजबूर नहीं, कहने में थोड़ा भी शर्म नहीं है। अपने पसीने की खाता हूँ, मैं मिट्टी को सोना बनाता हूँ। तो साथियों, ये मजदूर है और जिस देश में सरकार की तरफ कोई ध्यान नहीं होता है वह देश एक खाई की तरफ बढ़ते जाता है, यानी उस देश का विकास संभव नहीं। अगर विकास संभव है तो उस देश के मजदूर और किसान की तरफ सरकार ने ध्यान दे रखा है और उनके महत्व को समझता है और उनकी मान सम्मान को एक लहजे के अंतर्गत सरकार रखती है। 1919, 1947 और 1948 कानून को मिलाकर 2005 में एक लेबर लॉ की नया प्रोविजन तैयार किया गया और उसके अंतर्गत लेबर को बहुत मार्मिक ढंग से उनके मान सम्मान को ध्यान रखा गया है।
2005 में लेबर लॉ की स्थापना किया गया। साथियों, लेबर लॉ कैसा कानून है जिसमें लेबर को पूरी तरह महत्व दिया गया है, लेबर को ध्यान रखा गया है, उनके हर एंगल के ऊपर सोचा गया है। और ये भी साथ में समझना है कि लेबर लॉ जो है उसके अंतर्गत संशोधन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों करती है। समय के मुताबिक उस कानून में कुछ टाइम के लिए उसको होल्ड कर सकती है, यानी स्टेट और देश के हित में जो फायदेमंद होगा उसके नजर रखते हुए मजदूरों का जो ये चार के अलावा बोले तो बंधुआ मजदूर नहीं रख सकते हैं, कंपनसेशन देना जरूरी होगा, बिल्डिंग रूल को अपनाना होगा, उसके बाद में टाइमली उनको पेमेंट देना होगा। ये चार है। ये चार के अलावा जो और सारे लेबर के बारे में कानून बना हुआ है उसको होल्ड कर सकते हैं, सरकार उसको होल्ड कर सकती है कुछ टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं। देश के हित में कुछ समय के लिए, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक होल्ड कर सकती है, फिर एज वेल एज लागू कर। तो इसमें ये हो गया कि सरकार और राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकती है। साथियों, लेबर लॉ क्यों बनाया गया है? मालिक, प्रशासन और मजदूर के बीच में अगर किसी बात के डिस्प्यूट हो जाता है, किसी बात के समझने में अनबैलेंस हो जाता है या उनकी पेमेंट लेट हो, नाना प्रकार की, उसको समझने के लिए लेबर लॉ बीच में मध्यस्थता का काम करके कोई उसको यूनियन लीगल प्लेटफॉर्म समझाने का काम करते। साथियों, लेबर लॉ की मजदूरों का जो लेबर लॉ के अंतर्गत फंडामेंटल राइट समझा गया है, जैसे बंधुआ मजदूर आप नहीं रह सकते, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल या प्राइवेट मालिक, बंधुआ मजदूर नहीं रख सकते। सरकार भी किसी को बंधुआ नहीं बना सकती है और प्राइवेट मालिक भी किसी को बंधुआ नहीं बना सकते। बंधुआ मजदूर का मतलब है कि जब कोई प्राइवेट मालिक से पैसा ले लेता था तो पैसा जब तक नहीं चुकाता था उसी के पास में उनको ड्यूटी करना, चाहे वो पेमेंट कितना भी दे वही करना है। अब आज ऐसा नहीं है। अगर वो लेबर चाहे कि यहाँ नहीं पैसा ज्यादा मिल रहा है, हम लोग को दूसरे जगह मिलता है, वहाँ वर्क भी सेफली है, तो हाँ वहाँ वो जा सकता है, आपका पैसा वो चुका देगा। कोई पेपर पर आप लिखित ले लीजिए, वो पैसा बाकी रहेगा, आपका जो भी रहेगा वो चुका देगा, लेकिन आप उसको जबरदस्ती अपने पास ही काम नहीं करा सकते। दूसरी बात हो गया कि कंपनसेशन देना जरूरी है। लेबर को किसी कारणवश अगर उसको ऑन ड्यूटी वर्किंग प्लेस में अगर उसका क्षति होता है या उसकी मृत्यु हो जाती है या उसकी अंग भंग किसी शरीर का अंग हो जाता है, तो उस मालिक को उसको हर्जाना के साथ में क्षतिपूर्ति करना होता है, क्योंकि यह माना जाता है कि वहां जो भी लेबर को दिक्कत हुआ, जैसे बिजली शॉक लगा या ऊंचे से गिर गया या किसी मशीन के वजह से काम करते वक्त दब गया, तो ये माना जाता है कि ये मालिक का मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं था। अगर प्रॉपर ध्यान दिया होता तो लेबर का मृत्यु नहीं होता। तो इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी मालिक को ठहराया जाता है और उसको हर्जाना के रूप में
वसूला जाता है, जैसे नौकरी देकर कंपनसेशन में, या उसको कुछ पैसा देकर उसके परिवार को तकलीफ ना हो, इस प्रकार उसकी रिकवरी करके उस परिवार के उस मजदूर के परिवार को सांत्वना दिया जाता है, ताकि वो सिचुएशन को धीरे 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 भूल कर और अपनी एक डेली के लाइफ में शांति व्यवस्था स्थापित करने का काम करें। दूसरी बात, बिल्डिंग रूल। अगर मजदूर बिल्डिंग में काम कर रहे हैं तो ऊपर जो ग्रीन टाइप का छजरी होता है वो लगाना जरूरी है। जाली जो होते हैं, जाली चारों तरफ जाली, ताकि मजदूर ऊपर से किसी कारण बस छटक के गिर गया नीचे तो वो जाली के ऊपर रुक जाए। इसलिए बिल्डिंग रूल को फॉलो करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, चौथी बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि टाइमली पेमेंट मजदूरों का होना जरूरी है। मजदूरों का टाइमली पेमेंट होना जरूरी है। अगर किसी कारण बस मजदूरों का पेमेंट, अगर मालिक, स्टेट गवर्नमेंट, समझ लीजिए प्रशासन या प्राइवेट मालिक, अगर मजदूरों का पैसा रोक देता है तो वो मजदूर लिखित कंप्लेन दे सकता है, अपनी यूनियंस को बता सकता है। यानी कहने का मतलब कि टाइमली पेमेंट उनको कराना है। आगे आएगा कि टाइमली पेमेंट नहीं कराने के बाद में क्या करना चाहिए, ये भी मजदूरों का एक जो है कि राइट्स है। वो कहाँ कंप्लेन देगा, किसको देगा, आगे बताता हूँ। साथियों, इन 4 मजदूरों के फंडामेंटल राइट के अलावा और कुछ नियम हैं जो मजदूरों के लिए बहुत जरूरी है, लाभदायक है, और उनको वर्क के महत्व के हिसाब से, उनको सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन सारी तथ्य बहुत जरूरी है। जैसे 8 घंटा का ही ड्यूटी लेना। मजदूरों से कोई भी प्रशासनिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, वहां मजदूर काम कर रहे हैं तो उनसे केवल और केवल 8 घंटा का ही ड्यूटी लेंगे। उसके बाद में आता है वेज एक्ट। और एक और मैं बात बताता हूं कि 8 घंटे के अंतराल में उनको 4 घंटे के बाद में उनको आधा घंटा का रेस्ट इंटरवल टाइम में देना होता है, जिसमें खाना खाते हैं और कुछ जो भी है उनको रिलैक्स होता है। उसके बाद में वो बाकी का समय काम करते हैं। साथियों, दूसरे नंबर पर आता है वेज एक्ट। वेज एक्ट के अंतर्गत अगर मजदूरी 8 घंटे का उनको 800 अगर मिलता है, वेज एक्ट के अंतर्गत अगर कोई कंपनी या सेक्टर मजदूर से 8 घंटा के अलावा 1 घंटा और कराना चाहती है, 2 घंटा कराना चाहती है, यानी जो भी ऊपर का एक्स्ट्रा काम कराना चाहती है, वेज एक्ट के अंतर्गत नॉर्मल पगार से उसका पगार दुगना हो जाता है। यानी 8 घंटा से जो भी आप एक्स्ट्रा काम लेंगे उसका मूल्य जो है, उसका रेट जो है दुगना हो जाता है। यानी 8 घंटा का 800 है, यानी समझ गए कि 1 घंटा का 100 रुपया है। अगर एक्स्ट्रा काम कराते हैं 8 घंटा से 1 घंटा और, तो उसका दाम हो जाएगा, उसका रेट हो जाएगा, उसका चार्ज हो जाएगा 200, यानी डबल, नॉर्मल घंटे से डबल उसका रेट होगा। क्योंकि मजदूर का काम करने का हेल्दी रूप से क्षमता है 8 घंटा, और 8 घंटा से ऊपर आप काम करा रहे हैं, इसका मतलब मजदूर जो है अपनी कैपेसिटी से ज्यादा एनर्जी लगाकर उस काम को करेगा, इसलिए उसका पगार डबल दिया जाता है। ये हो गया वेज एक्ट। उसके बाद में है मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव आता है कि सिस्टम में, हर सिस्टम में जो है कि लेडीज काम करती हैं, और वो जब भी गर्भ अवस्था का टाइम उनकी आता है तो गर्भ अवस्था के नियरेस्ट में जब उनका टाइम हो जाता है 7 महीने के आसपास में, तो उनको कंपनी में इस लेबर लॉ के अंतर्गत रूल दिया गया है, रूल की स्थापना की गई है कि उस लेडीज से कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद में उनको हल्का काम
कराना है। दूसरी बात कि उनको मैटरनिटी जब डिलीवरी हो जाती है या डिलीवरी के नियरेस्ट में बिल्कुल आ जाती है, तो वो अपनी अवस्था को, सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आराम के जरूरत पड़ता है, उस आराम के लिए उनको मैटरनिटी लीव की 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, जो भी है उनकी जो सिचुएशन है उस कंडीशन के हिसाब से उन्हें लीव प्रोवाइड किया जाता है और उस लीव के दौरान उनकी फुली पेमेंट किया जाता है। तो लेबर ये कृपया ध्यान रखें ये सारे रूल। दूसरी बात कि लेबर यूनियन, लेबर और मालक या प्रशासन के बीच, लेबर और प्रशासन के बीच या मालक के बीच लेबर का किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है या पेमेंट नहीं मिलता है या उनको अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं या उनको ऐसा लगता है कि हमें हरासमेंट किया जाता है, इस बात को लेकर वो लेबर अपनी एक यूनियन बना सकते हैं और बना के उस यूनियन के प्लेटफॉर्म पर लिखित माध्यम से कंप्लेंट देकर मालक का शिकायत कर सकते हैं। यूनियन उसके ऊपर एक्शन लेती है, दोनों को बुलाकर काउंसलिंग करती है, नहीं समझती है मालक या प्रशासन तो उसको आगे लीगल वे में जाकर यूनियन उस मजदूर को राहत दिलाने का काम करती है। चौथी बात है कि वर्किंग डिस्प्यूट, मजदूरों में मालक के बीच वर्किंग डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि उन्होंने बोल के लेके गया कि हमारे पास में दीवार जोड़ने का काम, सीमेंट मारने का काम, और ले जाकर अपना वो देह दबाने का, बोलता है कि मुझे मसाज करवा लीजिए, तो ये वर्क डिस्प्यूट है। मजदूर मना करता है, बोलता है कि हम तो साले तुम इधर दीवार जोड़ने को लाया, बोल रहा है कि देह का मालिश करो, ये गलत है, मैं नहीं करूंगा। तो उस स्थिति में क्या करता है, मालक उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, उसे दबाने की कोशिश करता है। तो इस मामला को लेकर मजदूर लेबर यूनियन के पास में कंप्लेन कर सकता है। लेबर यूनियन उनको उचित रूप से लीगल तौर पे उन्हें दंडित करने और उसे हर्जाना भुगताने के पेनाल्टी के रूप में रिकवर कराने का काम कर सकती है। छठा बात है कि जहां वर्किंग हो रहा है वर्क प्लेस बेटर होना चाहिए। मालक प्रशासन को यह ध्यान देना है कि जहां भी लेबर काम कर रहे हैं उस एरिया, उस जगह साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है, वायरिंग वगैरह ये सब का है, जो भी है उसे एक कबर्ड में होना चाहिए ताकि मजदूरों का शौक न लग सके। आसपास के झाड़ी जंगल नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए जिससे कोई सांप बिच्छू भी न काटे मजदूरों को। ऐसा डेंजरस प्लेस नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए जहां मजदूर आपके सुरक्षित रह सके। वर्किंग बेटर प्लेस होना चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट लेबर, पहले जो लेबर लॉ नहीं बना था तो उसके पहले मालक जो है लेबर से डायरेक्ट चौराहे पर जो लेबर होते हैं उनको लेबर को डायरेक्ट बात करके नहीं लेके आते, क्योंकि ये बात को उनको डर लगी रहती थी कि लेकर आऊंगा और वो 2-3 महीना काम कराऊंगा और उसके बाद में लेबर बोलेगा कि मेरे को परमानेंट करो। साल 2 साल करा हमने तो वो बोलेगा परमानेंट करो। तो परमानेंट जब हमारी आगे की कंपनी लॉस होने लगी या चलने वाली नहीं है तो हम परमानेंट कैसे करें, बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगे। तो उस लेबर लॉ के अंतर्गत तो क्या करता था, एक एजेंट बीच में रखता था, एजेंट ही लेकर चौराहे से जो भी है मजदूर को यह बात करके लेके आता था कि साल भर रहना है, 2 साल रहना है या 6 महीना 2-4 महीना रहना है, परमानेंट नहीं होगा। तो वो बात करके अंडरस्टैंडिंग करके फिर मालिक के बाद में एजेंट जाकर बात करता था और मालिक की बात के हिसाब से काम करवाता था और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आता था मालिक को।
यानी लेबर डायरेक्ट मालिक के संपर्क में नहीं आते थे, तो कोई सवाल ही नहीं है कि हमको परमानेंट करो, ये करो। लेकिन इसमें लेबर और मालक दोनों को जो है कि लॉस होता था। जो बीच में खाऊ एजेंट होते थे वो दोनों तरफ से खाते थे, इनसे भी कमीशन खाते थे, उनसे भी कमीशन खाते थे। तो इस चीज को सेव करने के लिए सरकार ने लेबर लॉ के अंतर्गत एक और बात स्थापित किया कि मालक डायरेक्ट जाकर मजदूरों के संपर्क में आ सकता है और उनके एक नोट्स लिखवा सकता है कि हम भाई आपको परमानेंट नहीं रखते, इतने दिन काम करना है, आपको पसंद है तो इस करारनामा के ऊपर साइन कीजिए, और साइन करने के बाद में आपको हम ड्यूटी पर लेंगे और काम हम अपने पास। तो उस पर मजदूर साइन कर देते थे, और किसी कारण बस कभी मजदूर हावी होकर उनको समझ में नहीं आता था, तो अगर कोर्ट में जाते थे तो इस चीज को उनको न्याय के ऊपर कोई विचार नहीं किया जाता, क्योंकि वो ऑलरेडी साइन कर चुके हैं। और दूसरी बात का अधिकांशतः ऐसा केस कोर्ट फाइल नहीं होता था कि मजदूर ये जानते थे कि मैंने लीक कर दिया है, तो मालक और मजदूर के बीच में इस तरह का समस्या जल्दी उत्पन्न नहीं होता था। तो ये भी मालक और मजदूरों के बीच में एक शांति स्थापित करने के लिए जो है कि सरकार ने काम किया है लेबर लॉ के माध्यम से। तो ये सारी चीज बात रहा। और रहा है आपके 8वें नंबर की एक और बात है कि लेबर को अगर आपने जैसे कि साल भर के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया और उसको 2 महीने में ही निकाला है, 5 महीने में ही निकाला है, तो बात ये रह गया कि उसकी जो डिपेंडेंट है आपकी मजदूरी के ऊपर हो, अचानक आप आज ही बोलेंगे कल से मत आओ, तो इस तरह प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस चीज को भी लेबर लॉ में स्थापना की गई है कि आप मजदूर को तुरंत नोटिस, मतलब कि तुरंत आप अपने हिसाब से नहीं निकाल सकते। कहाँ पर ये नियम लागू होता है? जहाँ पर 100, 200, 100 से ऊपर लेबर काम करे, इसको सूचना स्टेट गवर्नमेंट को देनी होती है कि सर हमारा जो भी है कंसर्न ऑफिसर की वहाँ से हमारी कंपनी लॉस में चल रही है, आने वाले फ्यूचर में 4 महीने के बाद में हमारी कंपनी बहुत प्लस चला जाएगी, नहीं चल रहा है, मार्केट मंदी है, हम कंपनी को बंद करना चाहते हैं, लेबर को हटाना चाहते हैं। तो सरकार उस चीज़ को मानती है, सर्वे करके कि बोला ठीक है तुम नोटिस दो, उसके पास में अप्रूवल आता है स्टेट गवर्नमेंट से, और फिर वो नोटिस कर्मचारी को देती है कि आपको 3 महीने 2 महीने के बाद में दूसरी जगह नौकरी खोज लेना है, 2 महीने के बाद में हमारी कंपनी ऐसा है घटी चल रही है, हम थोड़ा लेबर रखना चाहते हैं, आप नहीं रखते। तो ऐसे में कर्मचारी जो है कि अपने दूसरी तरफ रोजगार ढूंढने लगते थे और अपना स्टैंडिंग एक पोजीशन बना लेते थे, और उनके मन में एक स्टेबल हो जाता था कि हमें 2 महीने के बाद छोड़ना है। मालिक और मजदूर के बीच में झगड़ा इस तरह तनाव नहीं होता था, और ऑटोमेटिक मालिक भी मजदूर को छोड़ देता है, मजदूर भी दूसरी जगह जाके सेटअप हो जाता है और उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो इस तरह का लेबर लॉ में स्थापना की गई है, मजदूरों को ध्यान दिया गया है। ये रह गया कानून की बात। लेकिन अब हम जो बताने जा रहे हैं कि उस कानून को रक्षा करने वाले, याद दिलाने वाले जो यूनियंस के लोग हैं, जो लेबर यूनियन की स्थापना मजदूरों ने किया है, उस लेबर यूनियन के लीडर हैं, इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे मजदूरों को क्या फैसिलिटी रिवर्स हो रही है, क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या अपडेट हो रहा है, क्या उसमें सुधार हो रहा है। इसकी जानकारी मजदूरों को क्यों नहीं दे पाते हैं, और इसकी बचाव कानून की क्यों नहीं कर पाते हैं। अगर कर पाते तो आज देखिए छोटे छोटे जगहों में, चाहे सरकार के छोटे से बड़े सिस्टम में देख लीजिए कि मजदूर अपना आत्महत्या करके, मतलब कि यहाँ तक उतारू हो जाता है, आत्महत्या सुसाइड कर लेते हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? अगर यूनियन इस बात को हमेशा सजग रहेगी
और लेबर भी इस बात को प्रॉपर सूचना देते रहेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी मजदूर को आत्महत्या को करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं उसे प्रशासन, कहीं ना कहीं उसे मालिक डेली उसे प्रेशराइज करने का काम करती है और एक दिन मजदूर फैसला लेता है कि मैं आत्महत्या करूं और कर भी लेता है। मैं मजदूरों को भी ये हिदायत करता हूं कि मजदूर आप बहुत दिल के मजबूत हैं, आप ही के ऊपर देश का मान सम्मान बढ़ता है। मजदूर और किसान भाई यह सोचिए कि जब आप बंजर भूमि से खाने की दाना निकाल सकते हैं तो क्या इन भ्रष्ट प्रशासन और मालिक से नहीं लड़ सकते हैं? आपकी संख्या ज्यादा है, आपको डरने की जरूरत नहीं। आप जिस दिन चाह जाएंगे ये बिल्कुल आपके आगे पीछे घूमने लगे। ये आपकी निगरानी में, प्रशासन आपकी निगरानी में बना है। मालक आपके ऊपर डिपेंड है, आप नहीं काम करेंगे क्या मजा लेगी? कोई बिल्डिंग है बॉम्बे में 50 माले का 70 माले का उठा लेगा, है मालिक का मजा रखा है, करोड़ों करोड़ों रुपया अरबों रखा है, मजा ले बना लेगा? नहीं बनाएगा। आपकी हिम्मत है कि आप 100-200 मीटर के ऊपर दूरी पर आप चढ़ के आसमान में लटक कर काम करते हैं। मालिक का मजाल नहीं है, ये आप ही कर सकते हैं। जब 200 मीटर की ऊंचाई पर चढ़कर आप देखते हैं तो आदमी एक तो बोलते हैं ना कि एक एली के समान दिखती है, गोटी की समान दिखती है। यहाँ तक कि वहां से आप देखेंगे तो मालिक का चेहरा भी नहीं दिखाएगा, मालिक का शरीर भी एक चींटी की तरह दिखाई देगा। आप इतने बड़े साहसवान और आप थोड़े से बात में आकर आत्महत्या करने निकल जाते हैं, ये आपकी कमजोरी है। इस कमजोरी को आप दूर कीजिए। और मैं कह रहा हूं कि जब यूनियन में आप रिपोर्ट करते हैं और यूनियन उसको देख नहीं पाती है या अवॉइड करती है, आपको भगा देती है, तो मैं कह रहा हूं कि आप यूनियन से भी मजबूत है। आपके पास उनको गोली मारने का लाइसेंस तो सरकार नहीं दिया है, लेकिन आपके पास मोटा लाठी होता है। आप चाह जाएंगे कि ये लीडर हमारा अच्छा नहीं है तो उस लाठी से मार मार के उसका एक एक हड्डी तोड़ सकते। ये भी ध्यान, जब आप उसको सिलेक्शन कर सकते हैं तो उसका हड्डी भी तोड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए उसमें सभी नेता ऐसा नहीं है। आज जॉर्ज फर्नांडिस का नाम सुने, कर्पूरी ठाकुर का नाम सुने, ये सारे नेता नेता है। डॉक्टर अंबेडकर वर्ल्ड लीडर है, उनको कोई कह दे, लोग बोलते हैं कि दलित का नेता बना के वो सीमित करते हैं, डरते हैं। हम उनको दलित का नेता नहीं बनाएंगे ना फिर गड़बड़ हो जाए। लेकिन जनता भी हमारी कम होशियार नहीं है, वो जानती है ये दलित 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 उपयोग कर रहा है, मतलब डर रहा है, ये डर ही रहा है। डॉक्टर अंबेडकर दलित का नहीं, ह्यूमन नेचर जगत का नेता है। आपको कहने से हो जाएगा, मैं मान लूं डॉक्टर अंबेडकर, वाह। तो ऐसे लीडर अब उनके साथ में क्या ऐसा व्यवहार करेंगे? उनके साथ में आपको खरा उतर कर आना है। जब एक बार हुंकार भर दिए कि आपको यहाँ आना है तो आना ही है, वही एक रास्ता है सोल्यूशन का। डॉक्टर अंबेडकर के समय इतने सारे ट्रेन नहीं चलती थी कि हम एसी में बैठ के आके उतर गए और सम्मेलन में आ रहे हैं। फिर बहाना भी बना रहे हैं कि इतना व्यवस्था होने के बाद में भी मेरा बच्चा रो रहा है। अरे बच्चा रो रहा है, अभी तो रो रहा है वो, फिर उसके फ्यूचर में जब तुम खत्म हो जाओगे तो बच्चा कैसे अपने जीवन को यापन करेगा? उसके यापन करने के लिए रास्ता को तो जंगल काटो, कांटा हटाओ। कांटा हटाने के टाइम में तो उसका तुम लोर पूछ रहे हो। घर में और लोग हैं, उनको जगा दो, उनको बोल दो ये काम करो, मैं जा रहा हूँ इसी कांटा हटाने के फ्यूचर में जो है कि अंधकार को प्रकाश में बदलने जा रहे हैं। ये सारी चीज ध्यान रखिए और ऐसे नेता को सपोर्ट करिए जो आपके भविष्य के बारे में, जो नेता का सिलेक्शन आप लोगों ने कर दिया है और उसके आपके फैसिलिटी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है और केवल सीट के ऊपर बनकर फोटो खिंचवाता है, बड़े बड़े
पॉलिटिशियन के साथ में घूमता है और आपका काम जीरो करता है, मैं कह रहा हूँ कि वो मोटी लाठी से उसका मार के गर्दन तोड़ दीजिए, कुछ नहीं, 20 के दायरे में घेर लीजिए उसको। 20 लाठी मारेंगे, मजा है कि दूसरे दिन वो जिंदा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। साथियों, मैं बहुत सारे बोल सकता हूँ, ये ध्यान देना है कि आज हमारे लेबर डे पर ये भी याद करना है कि लेबर और किसान की मजदूरी बहुत कम है। इसको सरकार से डिमांड भी करना चाहिए, आज की महंगाई को देखकर इनकी मजदूरी को बढ़ाया जाए। दूसरी बात, आज हमारे सिस्टम में प्रशासनिक गवर्नमेंट में जो परमानेंट कर्मचारियों की संख्या है वो घटती जा रही है, प्राइवेट लोगों की बढ़ती जा रही है। तो प्राइवेट लोग अपने बच्चों को हाईली एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, जो परमानेंट कर्मचारी है वो भी नहीं दे पा रहे हैं, तो प्राइवेट लोग क्या देंगे? परमानेंट लोगों को कम से कम पगार 40-45 हजार मिलता है और जो है कि प्राइवेट लोगों को 12-13 हजार 15 हजार मिलता है। तो क्या दोनों कंपेयर एक दूसरे से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जब 40-45 हजार वाले कर्मचारी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं अच्छा शिक्षा, तो क्या 15 हजार वाले पढ़ा पाएंगे? साथियों, मेरा निवेदन है, सरकार से भी हुंकार है कि प्राइवेट में जो सेक्टर में भर्ती किया जा रहा है उनको उनको एक या तो मिनिमम वेजेस देना होगा, जिससे अपने बच्चों को शिक्षा एजुकेशन दे पाए, नहीं तो उनको अधिक से अधिक सरकारी सेवा में भर्ती करना होगा और उन्हें परमानेंट बनाना होगा। तभी हमारा भारत का विकास होगा, शिक्षित होंगे तभी हमारा भारत आगे की तरफ बढ़ेगा। धन्यवाद। एक बार मजदूरों के आह्वान में मैं बोलता हूँ, मजदूर दिवस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्ते सर।